हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का इतिहास का तीसरा चैप्टर हिंद चीन के बारे में का लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में हम लोग जानेंगे। जो जिसमें आप लोग का पहला प्रश्न देखिए बोर्ड पर लिखवाए हैं, जो दिया हुआ है। पहला नंबर प्रश्न आपका कि एक तरफा अनुबंध का व्यवस्था क्या है। एक तरफा का मतलब होता है बंधुआ मजदूर। क्या होता है? बंधुआ मजदूर होता है। एक तरफा अनुबंध का मतलब होता है बंधुआ मजदूर, जो मजदूर मालिक के आधार से काम करता है। मतलब कि जैसे मालिक कहेगा वैसे उनको काम करना पड़ेगा, अपना मर्जी ना चलेगा। मतलब कि मालिक के आधार पर मर्जी, मन करेगा कि 8 बजे तक काम करवाएंगे तो 8 बजे तक। अभी जैसे काम का फिक्स होता है, जो लोग मजदूर काम करने जाते हैं तो 8 घंटा का टाइमिंग रहता है। अगर 8 घंटा से जो अधिक काम करता है उनको ओवर टाइम का समय का पैसा मिलता है। समझे बात? लेकिन उस समय जब ये व्यवस्थाएं थी तो इस व्यवस्था में लोगों के मजदूर की नहीं चलती थी, वहां पर पूंजीपतियों की चलती थी। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर लिखवाए हैं कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है। तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का मतलब होता है एक तरह के बंधुआ मजदूर, जो माने फिक्सियल हो, जो किसी के अंडर में हो। ठीक है, थी वहां का मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। मतलब कि सारा अधिकार जो है वो मालिक का है। आज के डेट में किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, क्या है, चाहे किसी के घर में काम करने जा रहे हैं, वो मजदूर के हाथ में। वो टाइमिंग पहले ही फिक्स है कि भाई इतना बजे से इतना बजे तक हम काम करवाओ, इससे अधिक काम ना करें। लेकिन उस समय वो लोग का फिक्स नहीं था। इसके बाद यहाँ पर नहीं था, जबकि मालिकों का असीमित अधिकार प्राप्त था। उस समय मैंने मालिक के जो पूंजीपति व्यक्ति थे लोग, जो काम करवाता था लोग, उनका असीमित अधिकार था। इसी के चलते इसको एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमने के दिले बुक में, बाओदाई। बाओदाई कौन था? तो देखिए 1945 ईस्वी में बाओदाई ने अनाम का शासन बना, लेकिन समाजवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष उनके टिकना कठिन था। अतः बाओदाई ने 25 अगस्त 1945 को पद को छोड़ दिया। मतलब कि बाओदाई जो था वो शासक था। वो कहाँ के शासक था भाई? तो अनाम के, अनाम का शासक था। ठीक है, लेकिन उसको मतलब कि समाजवादी राष्ट्रवादी के आगे वो टिक नहीं पाया और उनको मतलब कि वहाँ की शासन पर अपना व्यवस्था छोड़कर हटना पड़ा। तो पूछेगा कि कब हटा था? तो 25 अगस्त 1945 को। ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है। आगे नंबर अब है हम लोग का कि हिंद चीन का अर्थ क्या होता है। तो हिंद चीन का अर्थ ये है, एकदम सिंपल भाषा में याद रखना है कि हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब कि ऐसे एग्जैक्ट डाटा बोला जाएगा तो उसमें मतलब कि था लोग 2,80,000 वर्ग किलोमीटर। लेकिन ये लगभग के अंतर्गत 3 लाख रखा जाता है। समझे बात? लेकिन एग्जैक्ट जो उस समय की डाटा थी वह 2,80,000 थी। ठीक है, तो हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ पराद्वीपीय क्षेत्र, जिसमें आज के वियतनाम, लाहौस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इसी को हम लोग चीन, हिंद चीन कहते हैं। इसी सब को हम लोग क्या कहते हैं? हिंद चीन कहते हैं। तब पूछेगा कि हिंद चीन क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला हुआ था? तो लगभग में बोलिएगा तो 3 लाख किलोमीटर। अगर एग्जैक्ट अगर आपको याद रहेगा तो याद रखिएगा, तो कि पूछेगा तब बताइएगा कि 2,80,000 लगभग किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद है हम लोग का कि जनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ। तो जनेवा समझौता जो हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1954। किसके किसके? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच। यही पूछा है कि जनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ। तो कब का मतलब पूछा, का ईस्वी पूछा। तो जनेवा समझौता कब हुआ? 1954 ईस्वी में। आ किनके बीच हुआ? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच। इस तरह से हम लोग का पांचवा प्रश्न देखेंगे। आइए, रोमन संख्या 5 है, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हमने जो कह लिया हुआ। ठीक है, हुआ
आंदोलन की कह रहा है कि चर्चा कीजिए। देखिए, हुआ आंदोलन का उद्देश्य उपनिवेशवाद का विरोध करना था। हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था। हुआ आंदोलन के नेता हुई न फू सो था, जो क्रांतिकारी उग्रवादी और घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें से आत्मदाह तक भी शामिल होता था। ठीक है, मतलब कि ये हुआ आंदोलन का मतलब होता है कि एक नेता थे, उनका नाम था हुई न फू, जो क्रांतिकारी नेता थे और उग्रवादी थे, जो धार्मिक रूप से बौद्ध धार्मिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, जो 1939 में ये आंदोलन शुरू किए थे। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी का प्रसार का वर्णन करें। तो देखिए, 1862 में फ्रांस ने पहले नंबर कोचीन चीन को अपने अधीन कर लिया। मतलब कि हिंद चीन में सबसे पहले फ्रांस ने किसको भाई अपने कब्जा में किया, तो कोचीन को। उसके बाद चीन को अपने अधीन। 1863 ईस्वी में फ्रांस ने कंबोडिया को भी, किसको कब्जा कर लिया, कंबोडिया को भी कब्जा कर लिया और अपने संरक्षण में ले लिया। 1884 ईस्वी में फ्रांस ने अनामा को भी अपना संरक्षित मतलब अपने राज्य में मिला लिया, राज्य बना लिया। 1904 में फ्रांस ने लाहौस को अपने संरक्षण में ले लिया। इस प्रकार से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होते होते संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस के अधीनता में आ गया, मतलब कि फ्रांस के अंतर्गत। तो फ्रांस के हम लोग का ये चीज याद करना है कि फ्रांस ने किस किस को अपने अधीन में ले लिया। तो सबसे इसमें मुख्य बातें क्या है, लाहौस, कंबोडिया और वियतनाम, ये तो इसमें सबसे बड़ा चीज। तो इसमें सबसे पहले भाई पूछे किसको मिलाया था, तो कोचीन चीन को, उसके बाद किसको मिलाया, कंबोडिया को, उसके बाद किसको मिलाया, अनामा को, और तब लाहौस को। ठीक है, इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। अब